अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर की। ये जो चैप्टर है ये सेकंड चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। इंट्रोडक्शन टू वाटर, इसकी हम बात करते हैं। देखें, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। आपको पता है वाटर क्या होता है? वाटर की कंपोजिशन अगर हम बात करें कि एनिमल बॉडी में कितनी है, एनिमल बॉडी में अगर वाटर देखा जाए तो ये 65% है, यानी ह्यूमंस में वाटर इतना होता है। प्लांट्स में अगर हम बात करें वाटर की तो प्लांट्स में ये 95% होता है। और अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जो वाटर है वो 75% के करीब प्रेजेंट है। और बाकी जो है वो खुश्की का इलाका है जहाँ पर हम रह रहे हैं। और 75% के करीब वाटर प्रेजेंट है। अब ये जो 75% वाटर है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओशन, रिवर, सी, लेक्स वगैरह में ये सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वाटर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, वाटर जो होता है ये कलरलेस है, ओडोरलेस है, टेस्टलेस है। दूसरी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। और थर्ड वन इज इसका जो हाई डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? बेसिकली डाइपोल मोमेंट रिडक्शन इन फोर्स होती है बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। तो दो चार्ज पार्टिकल हैं लाइक Na और Cl। इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो वाटर के अंदर जब आप इनको ऐड करते हो तो वाटर के पास डाइपोल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इसके दरमियान फोर्स को 80 टाइम्स रिड्यूस कर देता है। अब फोर्स 80 टाइम्स रिड्यूस होने का मतलब यह है कि वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है वो 80 है। ठीक हो गया। तो इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो ये वाटर का हाई होता है क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है ये आपस में डायरेक्टली अटैच होते हैं। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन। इसके बाद सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन जो होती है वो भी हाई होती है। बेसिकली सरफेस टेंशन जो है ये वाटर की ही प्रॉपर्टी है कि सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनको नीचे वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे सरफेस जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा वाटर जो होता है ये आपके पास ऐसे है, लाइक ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर किसी पाइप में होगा तो वो कर्व बनाता है। ये कर्व इसीलिए बनता है क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल उसको खींच रहे होते हैं। तो वाटर जो होता है वो नीचे की तरफ झुकाव उसका हो जाता है, सरफेस जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये कर्व इसीलिए बनता है। इसके बाद अच्छा जी, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। यानी वाटर जो है वो हाई हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन जो होती है, इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन भी इसकी हाई होती है। यही रीजंस हैं जो वाटर को एक मॉडरेटर के तौर पर भी साबित करती है। मॉडरेटर वो चीज होती है जो किसी चीज को मॉडरेट करता है। लाइक टेम्परेचर जो है वो
कंट्रोल करने वाली कोई चीज है तो उसको भी हम मॉडरेटर कहते हैं। यही रीजन होती है कि आप वाटर को जो कार इंजन होते हैं उसमें डाल रहे होते हैं। क्यों डाल रहे हैं? बाज का जो गाड़ी का इंजन होता है वो गर्म हो जाता है, तो वाटर बेसिकली इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे तो हीट कैपेसिटी जो होती है वाटर की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। हीट कैपेसिटी ये होती है कि लाइक एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री, और उसको 26 डिग्री करने के लिए, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी आप सिस्टम में हीट ऐड करते हो या एनर्जी देते हो वो हीट कैपेसिटी होती है। तो वाटर को चाहिए 4.18 की एनर्जी, इतनी एनर्जी चाहिए उसे टेम्परेचर राइज करने के लिए। याद रखें, ये इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है वाटर को। तो वाटर फिर क्या करता है कि ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर जो होता है वो कम इंक्रीज करता है। तो गाड़ी में जब आप डालते हो तो वाटर हीट एब्जॉर्बेंट का काम करता है, यानी मॉडरेटर का काम कर रहा होता है, वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके बाद हम शेप और स्ट्रक्चर की बात करें। देखें, वाटर की जो शेप होती है उसको हम तीन तरह से बता सकते हैं। या तो ये बेंट हो सकती है, बेंट कह सकते हैं इसको, और इसका जो बाड एंगल होता है वो 104.5 है। और आपको ये बात बताऊंगा बाड एंगल इसका क्यों रिड्यूस है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन है, वीबीटी में हम पढ़ेंगे, और वेस्पेयर थ्योरी में ये डिटेल में पढ़ेंगे हम। वाटर की ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। एक्चुअल में ज्योमेट्री जो है इसकी वो इस तरह से टेट्राहेड्रल हो जाती है। तो शेप की बात करेंगे तो वो बेंट हो सकती है, एंगुलर उसे कह सकते हैं, और एक और तीसरा नाम उसका आप वी शेप बोल सकते हैं। तो ये तीनों नाम जब भी आए तो आपने समझ जाना है कि ये अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो तीनों शेप इसकी पॉसिबल हो सकते हैं। और ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में याद रखें लोन पेयर और बाड पेयर दोनों काउंट होते हैं, जबकि शेप में सिर्फ आपके जो बाड पेयर होते हैं वही काउंट होते हैं। अगर बात करें सॉलिड स्टेट में वाटर का स्ट्रक्चर, तो सॉलिड स्टेट में जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक होता है, एक जंगले की तरह का होता है। मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको, इसको समझिएगा। बहुत ही आपका एक कॉन्सेप्ट है शानदार जो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है वाटर का, बेंजीन लाइक आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखें सर, ये केज लाइक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर जंगले की तरह। अब आपने देखा जब वाटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में जाता है तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ने की बजाय डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? पहले जो वाटर का स्ट्रक्चर था वो और था, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर था उसमें लेस स्पेस प्रेजेंट थी, लेस स्पेस थी, वो लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था। लेकिन जैसे ही वाटर आपका फ्रीज होता है तो सर इसमें ये देख रहे हैं ये स्पेस बढ़ गई है, ये स्पेस जनरेट हो गई है सर। बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से जो वाटर का वॉल्यूम होता है सॉलिड फॉर्म में वो इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ने से सर जो डेंसिटी होती है डिक्रीज हो जाती है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यही रीजन होती है कि वाटर जो है ये इसकी डेंसिटी सॉलिड फॉर्म में कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म। तो वाटर ऑलमोस्ट 9% स्पेसिस ऑक्यूपाई कर लेता है ज्यादा। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि कितनी स्पेसिस उसमें ज्यादा हो जाती, तो 9% स्पेसिस उसमें ज्यादा हो जाती है। और ये वाटर को कैपेबल बनाती है कि वो सॉलिड आइस जो होती है वो सरफेस के ऊपर वाटर की मूव कर सके इजीली, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है उसकी। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे फिशेस वगैरह हैं या बहुत से जानवर हैं जो समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अब आपने जैसा कि ये देख ही लिया है कि वाटर का जो स्ट्रक्चर था वो ऐसे है, ये आइस है। अब आइस जो है ये
अगर मैं बात करूं, ये आपका ओशन है और ये आइस है, और इससे ऊपर आपकी अर्थ है। ये आइस की लेयर तो ओशन के ऊपर है, समुद्र के ऊपर है ये। अब ये जो लेयर होती है ये एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करती, मतलब सर कि ना ये हीट को अंदर आने देती है ना हीट को बाहर जाने देती है। तो ये इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देती है। इसके अलावा आपको पता है, चूंकि स्पेस ज्यादा हो गई है अब, स्पेस ज्यादा होने से मुराद है कि वाटर जो है इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। डेंसिटी डिक्रीज हो गई है तो स्पेस ज्यादा है, तो जो बाहर से ऑक्सीजन है वो इजीली अंदर आ सकता है। तो फिशिस को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो फिशिस जो होती हैं वो आसानी से ऑक्सीजन को गेन कर सकती हैं, क्योंकि वाटर में जो स्पेसिस होती है वो ज्यादा हो सकती है। तो यही वजह होती है कि लाइफ जो है वो पॉसिबल हो जाती है। ठीक हो गया। ड्रिंकिंग वाटर के कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो वो मैं आपसे कुछ शेयर कर देता हूँ। ये कलरलेस होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद ये टेस्ट और ऑर्डर जो है इसका, ओडोर एंड टेस्ट जो है ये प्रॉपर होने चाहिए। इसके अलावा ये सॉफ्ट होना चाहिए। हम बात करेंगे आगे हार्ड वाटर और सॉफ्ट की। इसके अलावा इसमें टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर होने चाहिए, यानी सॉलिड जितने भी हैं वो इससे कम हो या इतने हो। इसके अलावा बीओडी जो है इसकी वो 0 होनी चाहिए, 0 मिलीग्राम पर लीटर। और सीओडी जो है वो इसकी <<5 होनी चाहिए, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक हो गया। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो ड्रिंकिंग वाटर में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की। हार्डनेस ऑफ वाटर। सर जो वाटर होता है आपके पास वो दो तरह का हो सकता है। एक सॉफ्ट वाटर। जो सॉफ्ट वाटर होता है वो ऐसा वाटर है जो सोप के साथ लेदर बनाता है, विच मेक्स अ गुड लेदर विद सोप। लेदर क्या होती? झाग। झाग को लेदर बोलते हैं। जो अच्छी झाग बनाता है सोप के साथ वो सॉफ्ट वाटर होता है। तो सर हार्ड वाटर, हार्ड वाटर वो होता है जो प्रेसिपिटेट बना दे, जो इनसोल्युबल स्कम बना दे। जो झाग नहीं बनाता, जो इनसोल्युबल स्कम बना देता है। SCUM, स्कम बना देता है। झाग नहीं बनाता, ये इनसोल्युबल स्कम बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है सोप के साथ। तो वो हार्ड वाटर होता है। जो वाटर सोप सोप के साथ झाग नहीं बनाता वो हार्ड वाटर होता है। अब आपको एक बात बता दूं, सोप चूंकि फैटी एसिड्स होते हैं, तो इसका फार्मूला इस तरह से होता है सोप का। अब हार्ड वाटर में बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। तो सर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, एक बात आप याद रख लें, जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस या बाई वैलेंट जितने भी आयन हैं वो सोप के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो स्कम बनाएंगे। जितने भी बाई वैलेंट आयन हैं वो स्कम बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। मोनोवेलेंट की बात नहीं हो रही, मोनोवेलेंट की बात नहीं हो रही, ये बाई वैलेंट है, इसकी वैलेंसी 2 है। चाहे वो कॉपर है चाहे वो आयरन है, जितने भी हैं। लेकिन प्रोमिनेंट जो इफेक्ट देखा गया है वो इसी में है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं उनमें प्रोमिनेंट इफेक्ट देखा गया है। ठीक हो गया जी। कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं एक्चुअल में वो ज्यादा शो करवाते हैं, अ, आप कह सकते हैं हार्डनेस को। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। अब ये चूंकि लार्ज मॉलिक्यूल बन चुका है तो इट मीन सर ये एक स्कम बन चुका है, और जो यहाँ से Na था वो यहाँ से गायब हो गया, अब Na चला गया। सिमिलरली मैग्नीशियम भी यही काम करता है, तो ये सारे मिलके प्रेसिपिटेट बना देते हैं। जबकि मोनोवैलेंट एटम होते हैं सोप के साथ, सोप चूंकि फैटी एसिड है,
मोनोवैलेंट जो होते हैं ये सोप के साथ सोलबल होते हैं। ये सोलबल लेदर बनाते हैं, झाग बनाते हैं। ये इनसोलबल्स कम नहीं बनाते हैं। तो हार्डनेस, अब जितने भी बाईवैलेंट या मल्टीवैलेंट कैटाइन है वो सारे हार्डनेस का बाइस बनते हैं। लेकिन हम मेनली कहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं ये सर आपके पास हार्डनेस का बाइस होते हैं मेनली। ठीक हो गया। अब क्या हम हार्ड वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं सर? याद रखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। हार्ड वाटर को ड्रिंक किया जा सकता है अगर उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट हो। अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है सर, तो उसको हमें जरूर लेना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर 0 से 0.60 ppm इनकी अमाउंट हो तो ये सॉफ्ट वाटर होता है। अगर 60 से 120 ppm हो तो ये मॉडरेट हार्ड होता है। मॉडरेट हार्ड वाटर होता है। अगर 120 से 180 हो तो सर ये हार्ड वाटर होता है। और अगर 180 से एक्सीड कर जाए इनकी अमाउंट तो वेरी हार्ड वाटर होता है। ये आपको मैं वैल्यूज भी बता दी मैंने, आपको आसानी कर दी आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं रीजन फॉर हार्डनेस। रीजन यही है कि हार्ड वाटर जो होता है ये जनरली इनसॉल्युबल होता है और ये स्कम बना देता सर एक है जो क्वेश्चन कि है। प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक हो गया। अब जनरली जो 6 तरह के कंपाउंड्स हैं वो हार्डनेस का बाइस बनते हैं, तो वो मैं आपको लिख देता हूँ। कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम के सॉरी कैल्शियम के हो गए, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, और कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के सल्फेट। तो 6 तरह के कंपाउंड है सर ये जो हार्डनेस काज करते हैं। एक बात याद रखें, जो कार्बोनेट्स हैं वो हार्डनेस की वजह नहीं बनते, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो 6 तरह के आयंस होते हैं ये हार्डनेस का बाइस बनते हैं। ओनली soluble salts आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट insoluble। जो इनसोलुबल साल्ट होते वो हार्डनेस का बाइस नहीं बनते। जो सोलुबल साल्ट होते वही हार्डनेस का बाइस बनते हैं। ये सारे के सारे जो कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सोलुबल होते हैं। वाटर सोलुबल है तो यही रीजन होती है कि ये हार्डनेस का बाइस बनते हैं। अगर इनसोलुबल होते तो उनको हम रिमूव कर लेते, तो वो तो फिर मसला ही हल हो जाना था हमारा। तो हम बात करते टाइप्स ऑफ हार्डनेस की। टाइप्स ऑफ हार्डनेस में सर 2 तरह की हार्डनेस आती है। नंबर 1, टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी वो हार्डनेस होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से हो। ये जो हार्डनेस है इसको टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और इसको रिमूव भी किया जा सकता है आसानी से जब आप इसको हीट करते हो। एक्चुअल में जो ये कंपाउंड होते हैं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, ये स्टेबल नहीं होते, तो ये टूट कर कैल्शियम कार्बोनेट में चले जाते। सर अब ये सोलबल था वाटर में और ये इन सोलबल कंपाउंड बना देते हैं। इट मींस हमारा मसला हल हो गया, प्रेसिपिटेट बन गए हैं, उनको हम अलग कर लेंगे और वाटर जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये तो काम तब करेगा जब आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हो, बाकी के लिए ये काम नहीं होता। यही टेम्परेरी हार्डनेस है। इसका एक और मेथड है रिमूव करने का जिसका नाम है क्लार्क्स मेथड। सर ये क्या है तो सर एक क्लार्क्स? क्वेश्चन ये है कि अगर हार्ड वाटर अगर यूज करें तो डायरिया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज वो तो नहीं होंगे फिर? क्या बात कर रहे हैं आप? सर वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग, वो तो नहीं फिर होंगे अगर हार्ड हार्ड वाटर यूज करें? हार्ड वाटर यूज करने से? यस सर। वो तो आगे बात करेंगे हम, इसके जो इफेक्ट्स हैं
वो क्या क्या है वो सारे आगे डिटेल में बात करेंगे। ओके। क्लार्क्स मेथड की हम बात कर रहे हैं। क्लार्क्स मेथड ये होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप ले लें, स्लैक्ट लाइम जिसे कहते हैं, और बाइकार्बोनेट ले लें आप, बाइकार्बोनेट ले लेंगे आप, और इससे भी वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। ये चूंकि सोलबल होते हैं बाइकार्बोनेट, तो ये इनसॉल्युबल बन जाएगा। तो ये क्लार्क्स मेथड है। इसके बाद सर हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। तो पीछे बचते हैं परमानेंट हार्डनेस वाले चार कंपाउंड। दो को हम स्टडी कर चुके हैं, पीछे बचते हैं चार। तो परमानेंट हार्डनेस, कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट्स, मैग्नीशियम के सल्फेट्स, इनकी वजह से होती है। जब इनको आप हीट करते तो कुछ नहीं होता। इट मीन्स कि आप इनको हीट ट्रीटमेंट के जरिए रिमूव नहीं कर सकते इस हार्डनेस को। इनको रिमूव करने के लिए आपको कुछ सूटेबल मेथड्स चाहिए होते हैं। वो मेथड कौन कौन से हैं वो हमने देखने हैं। ठीक है जी, वो मेथड भी हम देखेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हार्ड वाटर के। जो अभी क्वेश्चन किया गया था तो उसका आंसर इसी में मिल जाएगा कि डिसएडवांटेजेस क्या है आप हार्ड वाटर को यूज करने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो नंबर वन, सर आप चूंकि हार्ड वाटर यूज कर रहे तो सोप कंजप्शन जो होगी वो ज्यादा होगी, सोप कंजप्शन मोर, क्योंकि वो झाग तो बनाएगा नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा सोप लगेगी आपको कपड़ों को धोने के लिए या कोई और काम करने के लिए। इसके बाद अगर आपके पास हार्ड वाटर है और सोप है, और इन दीज प्रेसिपिटेट डिपॉजिट ऑन सरफेस ऑफ क्लॉथ, अगर हार्ड वाटर ले रहे हैं और साथ सोप ले रहे हैं आप, तो ये पीपीटी बनेंगे। अगर ये पीपीटी क्लॉथ की सरफेस के ऊपर लग गए या जम गए तो ये कपड़े की जो लेयर है उसको खराब कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर इनमें आयरन प्रेजेंट हो गया तो ये सर स्पॉट बना सकता है, और वो बड़ा ही पक्का स्पॉट होता है, वो जान नहीं छोड़ता फिर। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं काम कर रहा था रिसेंटली, तो मेरे जो क्लॉथ थे उसके ऊपर एक आयरन का एक ही स्पॉट गिरा है, तो वो अभी तक उस पे ही है, पक्का हो गया, वो नहीं अब उसकी जान छोड़ेगा। इतना मतलब ये स्ट्रॉन्ग काम होता है। ये जो मेटल्स हैं, कुछ जैसे सिल्वर के स्पॉट लग जाए हाथ को, तो वो भी अ, जब आप पार्टिकल बना रहे होते हैं नैनो पार्टिकल्स, तो वो स्पॉट वगैरह जब आपके हाथ को लग जाए तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाती। वो ऐसे ही है जैसे मोल बन गया है हाथ के ऊपर, कोई तिल बन गया है। इसके बाद स्किन जो होती है वो रफ और ड्राई हो जाती है, रफ एंड ड्राई हो जाती स्किन आपकी। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम जो हैं, ये हो सकती हैं। इसमें क्या होता है कि बाजुकात चूंकि कैल्शियम जो है, कैल्शियम ऑक्सीलेट एक कंपाउंड है, ये भी एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है ये किडनी में स्टोन डेवलप करता है। तो जैसे ही ये जमा होता जाएगा, तो डेफिनेटली हार्ड वाटर में कैल्शियम प्रेजेंट है, तो किडनी में स्टोन पैदा हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है हार्ड वाटर को यूज करने से। इसके बाद कुकिंग, अगर आप हार्ड वाटर को यूज कर रहे हैं तो सर उसको लिए आपको कुकिंग विल बी लेट, कुकिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हार्ड वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा टाइम लेता है चीजों को कुक करने में, तो इसलिए हमें ज्यादा हीट चाहिए होती है। इसके अलावा अगर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, ये आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, लाइक बॉयलर है, बॉयलर तो आपको पता है ना, कॉमन सी बात चीज है, पानी को गर्म करने के लिए घरों में भी यूज होता है, हमाम वगैरह में भी ये यूज हो रहा होता है। तो बॉयलर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिपॉजिट हो जाए सर, तो वहां पर स्केल जनरेट हो सकते हैं। स्केल क्या है वो आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हार्ड वाटर आप यूज कर रहे हैं, तो एक तो ये कोएगुलेशन ऑफ पिगमेंट्स कर सकता है, यानी पिगमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रेसिपिटेशन हो सकती है। कोएगुलेशन इज समथिंग लाइक प्रेसिपिटेशन, ये हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर साइजिंग एंड डी साइजिंग ऑफ क्लॉथ कैन बी इफेक्टेड, तो ये साइजिंग और डी साइजिंग जो होता है ये भी इफेक्ट हो सकता है पेपर की, सॉरी कपड़े की। फिर बात करते हैं हम पेपर इंडस्ट्री में, तो पेपर में बात करें तो जो वाइटनेस होती है पेपर की, वाइटनेस सर डिक्रीज हो जाती है इससे। शुगर इंडस्ट्री में बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन जो होती है वो डिफिकल्ट हो सकती है। इसके अलावा बॉयलर की हम बात कर लेते हैं अब, कि बॉयलर में क्या हार्ड वाटर के कारनामे हैं। सर बॉयलर में हार्ड वाटर बहुत प्रॉब्लम काज कर सकता है। याद रखें बॉयलर के लिए जो वाटर चाहिए होता है ना, ये इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, हमारे घरों का जो बॉयलर है उसकी बात नहीं कर रहा, इंडस्ट्री में जो बॉयलर है उसके लिए वाटर की हार्डनेस 0 से लेकर 2 ppm तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो वो बॉयलर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। बॉयलर में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, दो चीजें जनरेट हो सकती हैं बॉयलर में, स्केल्स एंड स्लज, स्केल और स्लज जनरेट हो सकते हैं। अब ये दोनों क्या कर सकते हैं सर, ये फ्यूल कंजप्शन ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, कास्ट जो होती है प्रोसेस की, क्योंकि फ्यूल बढ़ेगा तो कास्ट भी बढ़ सकती है। फिर एक्सप्लोजन हो सकती है सर, सडन एक्सप्लोजन कैन अक्कर। ठीक हो गया सर, तो सडन एक्सप्लोजन हो सकती है इससे। अब एक्सप्लोजन कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ पहले तो, फिर हम स्केल और स्लज की डेफिनेशन की बात करेंगे और इनमें डिफरेंस समझते हैं। देखें ये बॉयलर है, इसके इस हिस्से में आपके जो पीपीटीज हैं वो यहाँ पे आके डिवेल्प होना शुरू कर गए हैं। अब नीचे से यहाँ पे इसको हीट मिल रही है, हीट मिल रही है तो डेफिनेटली इधर भी हीट आएगी, हीट इधर को भी आएगी, हीट तो मिलती जाएगी ना। तो हीट मिलेगी तो ये जो अब पीपीटी बने हैं सर, ये एक्चुअल में इंसुलेटर होते हैं, ये इंसुलेटर हैं, ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, ये हीट को बाहर ट्रांसफर नहीं होने देते। और एक वक्त आता है कि इतनी ज्यादा हीटिंग हो जाती है कि क्रैक पैदा हो जाते हैं। जैसे ही क्रैक पैदा होते हैं, सरफेस जब या वाटर आप कह लें, वाटर और सरफेस का जब लिंक बनता है आपस में, तब लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है जो कि ब्रस्टिंग का बायस बन जाती है। जब आपकी एक हार्ड सरफेस हो, आपने ना कभी देखा हो लोहा जो होता है, मैं आपको ना बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, गरम लोहा ले लें, उसके ऊपर पानी डालें तो आपको आवाज आती है, जैसे ना शाशा की आवाज आ रही होती है वो, तो इट शोज दैट देयर अकर सम एक्सप्लोजन, उसमें कुछ ना कुछ एक्सप्लोजन होता है। हालांकि वो हीट इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन बॉयलर में जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा होता है, तो उससे ब्रस्टिंग हो सकती है। इसके बाद हम स्केल और स्लज में डिफरेंस देख लेते हैं। सर स्केल जो होते हैं बेसिकली, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से डिवेल्प होते हैं, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। स्केल क्या होता है, स्केल जो होते हैं ये हार्ड होता है, ठीक है, और स्लज जो होता है ये सॉफ्ट होता है और ये स्लाइमी होता है। स्लज सॉफ्ट और स्लाइमी होता है, स्केल जो होता है ये हार्ड होता है और एडहेरेंट होता है, यानी ये चिपक सकता है, ये लंबे अरसे तक रह सकता है। ठीक हो गया, ये हार्ड होता है और एडहेरेंट होता है, स्लज जो होता है सॉफ्ट होता है और स्लाइमी होता है।
अब सर स्लज जो होता है ये लूजली होता है, लूज होता है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, यानी बेसन में आ जाता है। ये नीचे आता है तो अब इसको इजीली ये नीचे बैठ जाएगा और इसको हम इजीली रिमूव कर लेते हैं। अब ये जितना वाटर होता है उसको हम हटा देते हैं, जो स्लज के स्लज वाला वाटर होता है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह पर न्यू वाटर को ऐड कर देते हैं, जिसको आप मेकअप वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकअप वाटर। यानी वो जो वाटर आपने निकाला था उतनी ही अमाउंट में आपने उसकी जगह पे एक फ्रेश वाटर ऐड कर दिया है, उसको मेकअप वाटर कह देते हैं। लेकिन जो स्केल होते हैं ये अडहेरेंट होते हैं और इनको आप हटा हटा नहीं सकते, तो इसके लिए आपको फिर केमिकल मेथड्स ढूंढने पड़ते हैं या कोई फिजिकल मेथड्स ढूंढने पड़ते हैं जिनकी मदद से आप इनको हटा सकें इजीली। ठीक है। तो अब क्या है कि रीजंस क्या है स्केल की? तो सर इसमें डिफरेंट रीजंस आ सकती हैं कि जो कैल्शियम सल्फेट है ये हार्ड होता है और ये स्केल डेवलपमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। फिर अब आपके पास जो कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इनकी डीकम्पोजिशन हो जाती कैल्शियम कार्बोनेट में, तो ये अगेन इनसॉल्युबल होते हैं और ये भी डिपॉजिट हो सकते हैं। ये रीजन हो सकती। फिर आपके पास जितने भी साल्ट्स हैं लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड्स, ये जब इनकी आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, वाटर चूंकि होता है, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये इस तरह से बन जाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हाइड्रोलिसिस होती है सर इनकी, चूंकि टेम्परेचर भी होता है तो हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस होती है तो ये अब इनसोलुबल हो गया है। इनसोलुबल होने की वजह से ये आपका स्केल डेवलप कर सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर सिलिका प्रेजेंट हो वाटर में, तो सिलिका जो होता है ये हार्ड वाटर बनाता है। तो इसके कुछ कंपाउंड है जैसे कैल्शियम सिलिकेट या मैग्नीशियम सिलिकेट, तो ये भी डिपॉजिट हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपको बात बता दूं, फ्यूल कंजप्शन होती है वो 150% हाई हो जाती है अगर 12 mm की लेयर बन जाए, यानी ये स्केल जो बन रहा है वो 12 mm का बन जाए, तो 150% जो फ्यूल कंजप्शन होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये ऑल अबाउट था स्केल और स्लज के रिलेटेड। हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, कल हमने बात करनी है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर की। यहाँ तक कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन इस चैप्टर के मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हम कल इंशाल्लाह सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर की बात करेंगे, उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। आर ओ वाटर आयनाइज टीना। देखिए आर ओ जो होता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए आपको वाटर मिल रहा होता है। कि इसमें ना बेसिकली क्या करते हैं कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो एक साइड पे रख लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, और एक जगह पे सॉफ्ट वाटर होता है। तो आपको ऐसी मेम्ब्रेन बनाते हैं जो वाटर को सिर्फ अलाउ करती है, जो उसके अंदर आयंस होते हैं उनको अलाउ नहीं करती। तो हार्ड वाटर क्या करेगा, वो इस मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ मूव करेगा रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मेथड बता रहा हूँ। और ऑस्मोसिस में आप क्या करते हैं, बाहर से प्रेशर लगाते हैं, तो वो वहां भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है। तो वो जो वाटर होता है मूव करता है फिर सॉफ्ट वाटर की तरफ, तो उससे जो वाटर जनरेट होता है वो क्या होता है, वो आपके पास सॉफ्ट वाटर होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस वाला वाटर होता है। और जो डीआयनाइज्ड वाटर होता है वो वाटर वो होता है जिसमें कोई भी आयन नहीं होता। आयन फ्री वाटर होता है वो डीआयनाइज्ड वाटर होता है। और एक होता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर ये होता है कि जब आप वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं और
दोबारा से जब आप उसको मतलब कूल करते हो, कंडेंस करते हो, तो उसके नतीजे में बार बार आप कूल और कंडेंस करते हैं उसको, यानी हीट करते और कंडेंस करते, तो जो वाटर ऑब्टेन होता है वो ये डिस्टिल वाटर होता है। पीपीएससी का टेस्ट आपको किसने कहा है टेस्ट हो रहा है पीपीएससी का जी?